नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज फिर हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ विजुअल्स दिखाएंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स से याद आता है शिक्षा, एजुकेशन से चलाया जाता है देश, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जीवन यापन सही तरीके से करने के लिए शिक्षा जरूरी होती है। तो उससे पहले शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बनना होता है स्टूडेंट्स। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स, इनसे जानेंगे कि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जैसे ये किसान आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों पर, तो आखिर स्टूडेंट्स इस गाजीपुर बॉर्डर पर इस किसान आंदोलन में क्यों पहुंचे, इनका इन किसानों से क्या लेना देना, बहुत सारे सवाल होंगे और सवाल भी इन्हीं से पूछेंगे। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक खवाल है। मैं गांव लपराना शामली जिले से। विवेक खवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ये किसान आंदोलन चल रहा है, आप इन किसानों के बीच क्यों पहुंचे हैं? क्या आप एक स्टूडेंट हैं? और मेरा यहाँ पे पहुँचने का जो बेसिक मुद्दा जो रहा ये रहा कि पहले मुझे लगा कि जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में था कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो मैं समझ नहीं पा रहा था उस चीज़ को। और यूपीएससी के स्टूडेंट होने के नाते हम हिंदू भी पढ़ते हैं, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, तो उससे हमें जो एनालिसिस फॉरेन का भी मिला, भारत का भी मिला, एक मिला जुला सा एनालिसिस, जिससे हमने एक सिंथेसिस पे जिससे पहुंचे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उन बिलों में। भले ही हमारे कृषि मंत्री जी कहते हो कि उसमें काला क्या है, मगर कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ है। और गड़बड़ जो हमें उसमें कुछ नज़र आ रही है वो ऐसी नज़र आ रही है जैसे पहला जो कानून है इंट्रा ट्रेड का जो कानून है पहला, उसमें हमें कुछ ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं किसान हमारे अभी तक इतने अवेयर नहीं है। राकेश टिकैत जी ने कल एक बात की थी कि डिजिटली हमें क्यों नहीं कनेक्ट कर देते, किसानों को क्यों नहीं कनेक्ट कर देते। जिस तरह बिल का पेमेंट ऑन द स्पॉट हो जाता है यूपीआई के माध्यम से, इस तरह किसानों की फसलों का भी पेमेंट हो सकता है। ये बात तो रही खैर बिल की और किसानों की, किसान आंदोलन की, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद अपना आंदोलन करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आंदोलन होते हैं, जामिया में आंदोलन होते हैं, एएमयू में आंदोलन होते हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में होते हैं। तो इस तरह से जामिया में काफ़ी जो है इस तरह कल भी एक सीन देखने के लिए मिला है। तो ऐसे ही अगर आपसे बात करें तो आप अपना आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, हमारा तो आंदोलन, क्योंकि मैं तो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका, तो अभी मैं कॉलेज का तो किसी स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं तो अभी यूपीएससी की तैयारी में हूँ। तो ये एक मेरा मुद्दा है कि मैं कॉलेज से नहीं जुड़ रहा, तो वहाँ पर हमारी क्या बोलते हैं एक लेजिटिमेसी जो है वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है, जो इनके पास आईडी कार्ड कॉलेज का होता है। जी, आप क्यों नहीं कर रहे? सर मैं भी, किसानों के बीच क्यों पहुंचे? क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मोहित बालियान है और मैं टिकैत जी के पास वाले ही गांव से हूँ। हालांकि पढ़ा तो मैं भी जामिया मिलिया इस्लामिया का ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन किंतु मेरे पिताजी एक किसान हैं, तो उनकी विपदा को मुझे भी समझना है, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ उनके प्रति बोलने के लिए। जी, आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स जो हैं ये यहाँ पहुँचे हैं, इस आंदोलन के बीच में यहाँ मौजूद हैं। तो हम इनसे यही जानना चाह रहे थे कि जब किसानों स्टूडेंट्स को खुद हक है अपना आंदोलन करने का, तो देश के बारे में भी आपसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देश को आगे बढ़ने वाले, फ्यूचर को बनाने वाले, फ्यूचर चलाने वाले आप ही लोग हैं, देश का भविष्य तय करने वाले। तो अब ये भी बता दीजिए कि देश का जो भविष्य है वो किस तरीके से तय हो रहा है? देश का भविष्य सर, ये तो बात आपकी सही है कि यूथ एक देश की दिशा को तय करता है कि किस दिशा में देश अगले 50 साल 60 साल तक जाएगा। उसके बाद जनरेशन आती रहती है और ये दिशा तय होती रहती है। जो आज की जो दिशा है उसमें आप देखते होंगे कि यूथ जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है जॉब को लेकर। जॉब एक बड़ा मुद्दा बना। जॉब के ऊपर बात करते हैं, कितनी जॉब युवाओं को मिली है अब इन 7 सालों में? देखो, जॉब जो है युवाओं की जो इसमें एक उम्मीद जो थी वो ये थी कि जो वादे किए गए थे सरकार के द्वारा वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुए किसी भी एंगल से। और जब आप देखोगे कि जो पीएसयूज थी हमारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो बोलते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, वो भी उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं जब प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा था तो हम देख रहे हैं कि जॉब की जो स्थिति है वो साल दर साल गिरती चली गई। और अब की बार का तो डाटा है, ये भारत सरकार का डाटा नहीं है, ये IMF का डाटा है, जिसमें उन्होंने बताया कि मोर देन 23% अनएम्प्लॉयमेंट हुआ कोविड के चलते। और हमारे देश में ऐसा एक प्रतीत हो रहा है कि 300 मिलियन लोग जो जॉब कर रहे थे वो गरीबी में जाने के लिए तैयार हैं। कोविड-19 की ये स्थिति रही हमारे। यूपीएससी क्यों कर रहे हैं? मैं यूपीएससी, मेरा एक एम था। जब मैं बचपन में खेती किसानी हमने अपने पिताजी को देख रहा था करते हुए, अपने दादाजी को देखा मैंने करते हुए, तो एक मन में एक इच्छा थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाए देश के लिए जो हम समाज को अपने हाथ दे के जाए। क्योंकि एक बड़े किसी आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता उनका नाम, कि तय ये नहीं करता कि जब आप इस दुनिया को छोड़ते हैं कितने अच्छे इंसान आप हैं, तय ये करता है कि कितने अच्छे समाज को आप अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे के साथ में यूपीएससी के अंदर एंट्री हुआ
और उसकी तैयारी में जुटा कि ताकि मैं भी कुछ उस समाज के लिए, जिस समाज से मैं आता हूँ, उस देश के लिए, उस राज्य के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित समाज सब के लिए कुछ ऐसा करूँ कि उनके जीवन में एक बदलाव हो। सरकार तो है ना ये सब तय करने के लिए? नहीं, सरकार है, बट मगर आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार को अल्टीमेटली कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेट। कौन चलाता है सरकार? हम सब मिलके, और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है वैसे तो ब्यूरोक्रेट। हम तो फिलहाल अगर बात करें तो सरकार को बनाने वाले होते हैं, हम सब दौरान तो चलाने वाले तो जी, प्रधानमंत्री जी हैं नहीं, और पूरी जो मिनिस्ट्री है और तुम्हारा जो कैबिनेट मीटिंग, ये कैबिनेट मगर मिनिस्ट्री उनकी है। सहायता के लिए तो है ना सर, सहायता के लिए तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। राकेश टिकैत जी ने कल एक बात कही थी, आपने शायद अगर देखा हो उनकी वीडियो में, कि जब वहाँ पे मीटिंगें चल रही थी तब एक अंदर से पर्ची आती थी। कौन देता था वो? ब्यूरोक्रेट्स ही तो थे, क्योंकि मंत्री जितने भी हैं उनका एक दायरा है, उनके एक्सपर्टनेस का एक दायरा है। तो आप अब सिस्टम को खंगालना चाहते हैं? नहीं, सिस्टम खंगालने से नहीं, एक सिस्टम को एक सुदृढ़, अच्छा वही जो खंगालने से विकास, मतलब जो गलत है, जो उनको सुधार। एक प्रोग्रेसिव वे में हमारा समाज बढ़े, एक ऐसे सिस्टम की परिकल्पना हम करते हैं सर। सर देखिए 132 करोड़ हम लोग हैं अभी, जिसमें से हमारे एमपी की जो संख्या है अभी वो अप्रोक्सीमेटली 800 है। अगर आप ध्यान से देखो तो कितने नंबर ऑफ लैक्स लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये सरकार जो है वो सिर्फ सरकारी तंत्र से ही नहीं चल रही, ये जो प्रेशर ग्रुप है, जो किसान यूनियन यहाँ पे आके इकट्ठा हुई है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम तो आतंकवादी, खालिस्तानी, उग्रवादी है। देखिए, ये कहना बेहद शर्मनाक भी है और बेहद दुखद भी है। मैं इस पे सरकार पे डायरेक्ट कोई कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं इतिहास को देखता हूँ तो मुझे ये वही पॉलिसी नज़र आती है जो ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ करा करते थे। थोड़ा सा डिवाइड एंड रूल समझ में आता है, थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी समझ में आ रही है। कैरेट में कैसे कह रहा हूँ, कैरेट है कि वो खोखली राउंड ऑफ टॉक्स। स्टिक क्या है कि लाल किले पे धरने की वो प्लानिंग हो सकती है, उसके बाद लोगों को बदनाम कर सकता है, खालिस्तानी और मतलब ये बैरिकेडिंग और ये सब हो सकता है, वो चल रहा है। डिवाइड एंड रूल इस तरह से है कि कहीं ना कहीं अब हमें इस साइड के लोगों को, जो वेस्टर्न यूपी से जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, किसानों के माध्यम से मैं ये भी समझ में आया है कि जो JNK के रहने वाले लोग हैं उनका दर्द क्या है। चलिए, आप एक युवा है, स्टूडेंट हैं, इसी मुद्दे को लेकर के आपसे एक बात भी करेंगे कि जैसे दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बॉर्डर्स नहीं है जहां पर इतनी तारबंदी, इतने तगड़े बैरिकेड्स, 8 लेयर का बैरिकेड्स लगाया जाता है, सीमेंटेड भी होता है, कीलें भी लगाई जाती हैं। ऐसा बैरिकेड्स देखने के लिए काबुल में तो मिल सकता था, लेकिन जो बैरिकेड्स यहाँ लगाए गए हैं ये दुनिया का सबसे अव्वल नंबर में कह सकता हूँ इसको, आप सब भी कह सकते हैं। क्या ये उचित रहेगा कि ऐसा बैरिकेड किसानों और जवानों के बीच में लगाया जाए? और दिल्ली जो दिल कहलाता है आपके भारत का, तो भारत में जाने से, उस दिल में जाने से रोकने के लिए बैरिकेड इतने हाईली लगाने के लिए क्या सही रहेगा? सर, मेरे अनुमान में, इन माय ओपिनियन, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये किसान भी आप ही के लोग हैं और आपका भारत नहीं, हमारा सबका भारत, हमारा सबका भारत से मैं जब जोड़ता हूँ तो मैं उस हर एक चीज़ को जोड़ता हूँ कि जो भी भारत में जितने लोग, जितने धर्म, जाति, उपजाति, जितने भी लोग हैं, वे सब आपके लोग हैं। वे सब प्रधानमंत्री केवल किसी एक खास तबके को बिलोंग नहीं करते, वो एक बड़े जत्थे को, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ना केवल जो भारत में रह रहे बल्कि जो भारत के बाहर भी जो काम कर रहे वो उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये बैरिकेडिंग कहीं ना कहीं गलत है, मगर हो सकता है कि सुरक्षा के मद्देनजर कुछ ज़्यादा ही सरकार ने इसको ओवर एम्फेसिस किया, तो शायद वो हो और सरकार इस चीज़ को समझेगी, मुझे ऐसा लगे। जैसे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक दौर था, लेकिन सबसे बड़ी जो है यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की यूनिटी मानी जाती है। बहुत सारी जातें हैं, प्रजाति हैं, और यहाँ पर दुनिया की हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। पहाड़ यहाँ मिल जाएंगे, समुद्र यहाँ मिल जाएगा, डेजर्ट यहाँ मिल जाएगा, फसल यहाँ मिल जाएगी। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सारे मौसम यहाँ मिल जाते हैं, तो एक जन्नत कहा जाता है भारत को। क्या दुनिया के लोग जो है भारत की तरफ जब निगाह डालेंगे इस बैरिकेड को लेकर, तो क्या मैसेज पहुंचेगा उन लोगों तक? जी, काफ़ी नेगेटिव, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हालांकि डेमोक्रेसी की जो रैंक है हमारी और जो हमारी पोजीशन है वो यूके की एक रिपोर्ट ने अभी हमको फ्लॉड डेमोक्रेसी का है। तो किसी भी देश में, किसी भी समुदाय में जहाँ डेमोक्रेसी इसने हद तक प्रबल है, वहाँ ये सब करना मुझे लगता है कि बहुत दुखद है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये स्टूडेंट्स बने हुए थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और देश का भविष्य तय करने वाले यही वो स्टूडेंट हैं जो आगे चलकर देश का भविष्य तय करेंगे। लेकिन आज देश का भविष्य क्या चल रहा है ये लोग आप देख रहे हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं अफसर अली, कैमरामैन सना के साथ, एशियन न्यूज। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।